हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जो कि आपके एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है ट्रायंगल। और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये एडवांस मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो या सीजीएल हो, सीपीओएसआई हो या मेंस एग्ज़ाम जितने भी हों, उन सभी में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते हैं वो आपका एक चैप्टर है ट्रायंगल। और आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, जिससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, बहुत आसान क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ। और उनका आंसर देना इतना आसान होता है कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, उनकी डेफिनीशंस, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं और बिना सॉल्व किए हम उनका आंसर कैसे दे सकते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल तो देखिए, ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल जो होता है वो आपका सबसे छोटा पॉलीगन होता है। अब बात करते हैं पॉलीगन की बात क्या होती है। तो देखिए, सबसे बात आती है कि क्लोज्ड फिगर, एक मिनिमम साइड्स वाला क्लोज्ड फिगर जो होता है वो आपका ट्रायंगल होता है। क्योंकि देखिए, क्लोज्ड फिगर या पॉलीगन की बात होती है कि विद द हेल्प ऑफ लाइंस, यानी लाइंस के द्वारा, सरल रेखाओं के द्वारा बनाया गया कोई भी डायग्राम जो क्लोज्ड हो वो आपका क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। और किसी भी फिगर को क्लोज होने के लिए मिनिमम 3 साइड्स की ज़रूरत होती है, 3 स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपका सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है वो आपका ट्राइंगल होता है, जिसमें आपके 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 आपके एंगल होते हैं। यहाँ से ही आपके नाम से ही संभव होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल मतलब कोण, यानी एक ऐसा बहुभुज जिसमें 3 कोण होते हैं वो आपका ट्रायंगल कहलाता है। 3 वर्टिसेस होते हैं। जैसे अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें तो जिस पॉइंट पर आपकी 2 साइड्स मिलती हैं वो आपका वर्टेक्स कहलाता है। तो ट्रायंगल में आपके 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी और सी। 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। और 3 एंगल होते हैं, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ए, इसको हम कहेंगे एंगल बी, इसको हम कहेंगे एंगल सी। डिनोशन जो होता है वो याद रखिएगा, वर्टिसेस का हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है, ए बी और सी, और साइड्स का स्मॉल लेटर्स में होता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। लेकिन होता कैसे आप समझिएगा, जो एंगल लिखा गया होता है, जैसे यहाँ पर ये वर्टेक्स कैपिटल ए है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी और सी के सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी स्मॉल सी होती है। ये आपके ट्रायंगल्स। एंगल्स को लिखने का तरीका होता है, या तो आप केवल एंगल ए लिख दीजिए, एंगल बी लिख दीजिए या एंगल सी लिखिए, या जो आपका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो आपका 3 टर्म्स का होता है। 3 टर्म्स का मतलब होता है, अगर हमें एंगल ए लिखना है तो हम इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी को लिखेंगे एंगल ए बी सी और सी को एंगल लिखेंगे एंगल ए सी बी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी वर्ड बीच में लिखा हुआ होता है, जैसे एंगल बी ए सी का मतलब एंगल ए से है, एंगल ए बी सी का मतलब ए बी सी यानी इस एंगल से है, और ए सी बी का मतलब इस एंगल से होता है। ये आपका नोटेशन होता है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक टर्म्स ट्रायंगल के, जिनको सीखने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है सीखने की कि हमारे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग पढ़ते हैं तो ट्रायंगल को डिवाइड करने के लिए बेसिस क्या लिया गया है इस पर बात करते हैं। कि पहला आपका बेसिस होता है साइड्स के बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा आपका होता है एंगल के बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं। दोनों ही बेसिस पर 3-3 प्रकार के होते हैं। साइड्स के बेसिस पर भी 3 प्रकार के होते हैं और एंगल के बेसिस पर भी 3 प्रकार के आपके ट्रायंगल होते हैं। साइड्स के बेस पर जो आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक को पहला आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज, इसको हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा आपका होता है समद्विबाहु। तीसरा आपका होता है समबाहु। समबाहु का मतलब होता है इक्विलैटरल, और समद्विबाहु का मतलब आइसोसेलेस। अब इन तीनों के बारे में समझिए। विषम बाहु का मतलब क्या होता है? विषम बाहु आपका एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 3 भुजाएं होंगी, ए बी बी सी और सी। तीनों भुजाएं
तीनों में से कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं होंगी या तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होंगी या अलग अलग माप की होंगी, तो वो त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज आपका एक ऐसा त्रिभुज होगा जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हों। जैसे इस त्रिभुज में हमने यहाँ पर ये ऐसे मार्क लगाया हुआ, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर, दो भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज आपका क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा आपका होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। और विषमबाहु में आपका ए बी ना तो बी सी के बराबर हो सकता है और ना ही सी ए के, तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। तो ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता है। दो भुजाएं बराबर होंगी, ये आपकी समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता है। और तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये आपकी इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज की विशेषता है। दूसरी बात, यहीं पर हम कोणों के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कोणों के लिए त्रिभुज में एक विशेषता होती है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये पहली प्रमेय होती है, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरी बात, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच में एक संबंध होता है कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे अब इसका यूज़ यहाँ पर हम लोग करते हैं कि देखिए, अगर त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये आपके मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। अब अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा या सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात याद रखिए, हमने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। तो अगर सबसे बड़ी भुजा 10 है तो इसके सामने वाला कोण ए, ये आपका क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटी भुजा आपकी 6 है, 6, 7 और 10 में से, तो सबसे छोटा कोण आपका इसके सामने वाला कोण होगा, यानी ये कोण सबसे छोटा होगा। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं। तो जहाँ पर दो भुजाएं बराबर होंगी वो दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इट मीन्स कोण Q जो होगा वो कोण R के बराबर होगा। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके दो कोण बराबर होंगे। अगर क्वेश्चन में दो कोण बराबर दिए गए होंगे तो इसका मतलब दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर होंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, यानी तीनों कोण बराबर होंगे। और अगर तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज आपका एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण आपका कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। अब हम आते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला आपका होता है न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल। दूसरा आपका होता है समकोणीय त्रिभुज और तीसरा आपका होता है अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब एक्यूट एंगल की बात समझिएगा। देखिए, जो आपका ये समबाहु त्रिभुज होता है ये भी आपका एक एक्यूट एंगल होता है, मतलब न्यून कोणीय होता है। तो न्यून कोणीय त्रिभुज कोणों के आधार पर इसकी गणना की जाती है, मतलब उसमें बनने वाले तीनों कोणों को कैलकुलेट करते हैं। अगर तीनों कोणों का मान 190 अंश से कम है, यानी प्रत्येक कोण, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा यानी एक्यूट एंगल होगा, 90 अंश से कम होगा, वो आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
दूसरा आपका होता है समकोणीय त्रिभुज में आपका कोई एक एंगल जो होगा वो 90 अंश का होगा, यानी राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब 90 अंश, यानी जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है वो आपका त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोणीय त्रिभुज में कोई एक कोण आपका ऐसा होगा जिसका मान 90 अंश से अधिक होगा, यानी जो आपका न्यून कोणीय होता है उसका मतलब होता है कि उसके सभी कोण 90 अंश से कम होंगे। जैसे हम कहते हैं कि ये 50 अंश है, ये 60 अंश है और ये 70 अंश है। तो देखिए तीनों कोणों का मान 90 से कम है, लेकिन तीनों का योग 180 अंश हो जाएगा। ठीक, तो 90 अंश ये आपका जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका कितने अंश का होता है, 90 अंश का होगा। शेष दोनों कोण जो होंगे वो किसी भी माप के हो सकते हैं। अब चूंकि तीनों कोणों का योग तो 180 अंश ही होता है, तो अगर ये एक कोण 90 अंश है तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 90 होगा, और 90 90 180 हो जाएगा। और ये एक अधिक कोण होगा, तो मतलब अधिक कोण होने का मतलब होता है जिसका मान 90 अंश से अधिक होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। अब देखिए इसमें आपकी क्या विशेषताएं होती हैं यार, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो होता है जो कोण 90 अंश है यही सबसे बड़ा कोण होगा। कभी पूछ लिया जाएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जिस बिंदु पर आपका समकोण बन रहा होता है वही 90 अंश होता है। क्यों, ये खुद 90 अंश है और इन दोनों का योग 90 अंश है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई दोनों ही कोण जो होंगे वो 90 अंश से क्या होंगे, कम होंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपका आधार और ये आपका लंब। लंब और आधार एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, मतलब हो सकता है हम इसको लंब मान लें और इसको आधार मान लें। तो लंब और आधार एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब रिवर्सिबल होते हैं। हम किसी भी अन्य भुजा को लंब और आधार मान सकते हैं, लेकिन कर्ण आपका हमेशा निश्चित रहता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, जो 90 अंश के सामने होती है। तो ये आपके होते हैं न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज आपका एक पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये याद रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, एप्लीकेबल होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण यानी हाइपोटेनियस, है ना, कर्ण का वर्ग जो होता है, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष अन्य दोनों भुजाएं क्या हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। स्टेटमेंट होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा आपकी समकोण त्रिभुज में होती है कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका यूज सबसे अधिक होता है ज्योमेट्री में। तो इस प्रमेय को जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि इस प्रमेय का यूज आपके केवल त्रिभुज में नहीं, आपके वृत्त के बहुत से प्रश्नों में होता है। ठीक, आगे हम एक आपको बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं और कौन कौन से नंबर पाइथागोरियन नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे चलिए अब आगे हम लोग स्टडी करते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, जिनका यूज़ हम लोग अपनी कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा करते हैं और जिनमें कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी त्रिभुज है ना, तो देखिए त्रिभुज अगर आपका कोई एक फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगन है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल भी होगा, परिमाप और क्षेत्रफल भी होगा। ठीक, तो परिमाप जो होता है किसी भी फिगर का या किसी भी उसका, वो क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो अगर किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ए बी और सी, तो परिमाप हमेशा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होता है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि बेस किसको लिया जाएगा और हाइट किसको लिया जाएगा। तो याद रखिएगा जिस भी भुजा को हम बेस मानेंगे यानी आधार मानेंगे, उसके सापेक्ष ऊंचाई ली जाती है। ठीक, जैसे अगर हम बेस मानते हैं बीसी को, अगर हम भुजा बीसी को, साइड बीसी को बेस मान लें, है ना, तो हमारी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, ए से बीसी पर डाला गया लंब, ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, है ना। अगर हम भुजा एसी को बेस मान लेंगे तो हमारी ऊंचाई बी से इस पर डाला गया ये लंब हो जाएगा।
अगर हम AC को बेस मान लेंगे तो C से इस पे डाला गया लंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई जो होती है वो हमेशा आधार के सापेक्ष ली जाती है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, है ना। कि अब एक त्रिभुज में अब चूंकि 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं में से किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं, और अगर हम किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं तो उसके सापेक्ष हमें ऊंचाई को लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या हाफ बेस इनटू हाइट। ये किसी भी सामान्य त्रिभुज के लिए ये फार्मूला जो होता है वो आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक। तो ये आपका परिमाप हो गया है, इसको हम लोग पेरीमीटर, है ना, और ये आपका एरिया, ठीक। ये आपका किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है जिसका आधार और ऊंचाई दी गई हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी त्रिभुज में आपको केवल तीनों भुजाएं दी गई हों, ऊंचाइयां ना दी गई हों, तब हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूले का यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो a b c तो आपकी भुजाओं की माप है। बात आती है s क्या होता है, जहाँ s जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर। तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, है ना। तो अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। अब एक आपका होता है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है वो आपका एक विशेष त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज आपका चूंकि एक विशेष त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसका आपका क्षेत्रफल यानी परिमाप जो होता है उसका फार्मूला आपका हो जाता है। समबाहु त्रिभुज के लिए परिमाप जो होता है वो हो जाता है 3a, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी a, और जो क्षेत्रफल होता है वो आपका हो जाता है अंडर रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई निकालने का आपका फार्मूला हो जाता है √3/2 इंटू a। ये आपके 3 फार्मूले जो होते हैं वो स्पेशल फॉर समबाहु त्रिभुज के लिए होते हैं, ठीक। समबाहु त्रिभुज के लिए ये परिमाप, पेरीमीटर, एरिया और हाइट तीनों का आपका फार्मूला ये होता है। अब हम जो बात करने वाले थे कि सम बेसिक टर्म्स की, कि जैसे ऊंचाई क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, लंब क्या होता है ना। तो देखिए लंब या ऊंचाई की बात करते हैं सबसे पहले। तो किसी भी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से, है ना, जैसे कोई एक त्रिभुज हमने ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया ABC, तो किसी भी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, जैसे ये हम मान लेते हैं ये भुजा A शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा क्या होगी आपकी BC साइड, इसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, यानी लंब का मतलब होगा यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है उस भुजा के सापेक्ष जिस पर लंब डाला गया है। यानी ये जो ऊंचाई होगी, मान लेते हैं AD, तो AD ऊंचाई है लेकिन किस भुजा के सापेक्ष है, जब हम आधार BC को लेंगे, ठीक। तो ये आपका एक लंब कहलाएगा, AD आपका क्या है, लंब है, ठीक है ना, और भुजा BC के सापेक्ष ये क्या है आपकी ऊंचाई है। तो ये आपका होता है लंब या ऊंचाई, इसी को कहते हैं। अब आते हैं माध्यिका क्या होता है। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे, बाइसेक्ट कर दे। जैसे BC का मध्य बिंदु हो, मान लीजिए यहाँ पर हम कहें BC से क्या है, मध्य बिंदु है D, ठीक। तो यहाँ से हम ऐसे एक भुजा रेखा खींचेंगे जो इस भुजा को, बेस को 2 बराबर भागों में बांट दे, BD बराबर DC, ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर भागों में क्या हो जाएं, बट जाएं, है ना। तो कोई भी एक ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित कर दे, बाइसेक्ट कर दे या 2 बराबर भागों में बांट दे, ऐसी रेखा आपकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अब देखिए किसी भी त्रिभुज की चाहे माध्यिका की बात की जाए, चाहे ऊंचाइयों की बात की जाए या लंब की बात की जाए, एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। भुजा A से हम कहें AD हमने माध्यिका खींची, और B से हमने एक माध्यिका खींची मान लीजिए BE, और C से एक माध्यिका हमने खींची CF। एक त्रिभुज में क्या होता है, 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। तो पहली बात कि जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं ये आपकी समकेंद्री होती हैं, ठीक है ना। संकेंद्री का मतलब होता है एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं, या संपाती होती हैं। क्या होती हैं,
मध्यिकाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं। संपाती का मतलब तीनों मध्यिकाएं किसी एक बिंदु से होकर के जाती हैं, और जिस बिंदु से होकर के ये तीनों मध्यिकाएं जाती हैं वही बिंदु आपका क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। इसको जी से डिनोट करते हैं। यानी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस एक बिंदु से होकर जाती हैं, या जिस बिंदु पर तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को मिलती हैं, उस बिंदु को आप क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, यानी सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। और मध्यिकाओं की एक विशेषता, और मध्यिकाओं की विशेषता एक ये होती है कि मध्यिकाएं जो होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। अगर जैसे हम कहें कि तीनों मध्यिकाएं बिंदु जी पर मिल रही हैं, तो एडी मध्यिका के दो पार्ट हो रहे हैं, एजी और जीडी, तो एजी अनुपात जीडी ये आपका हमेशा कितना होगा? 2:1 होगा। इसी तरीके से सीजी अनुपात जीएफ निकालेंगे, वो भी आपका कितना होगा? 2:1। और बीजी अनुपात जीई निकालेंगे, ये भी आपका कितना आएगा? 2:1। ये आपका एक रिजल्ट होता है कि तीनों मध्यिकाएं हमेशा एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक। दूसरी बात, इस केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक जो होता है, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक हमेशा, केंद्रक जो होता है ये हमेशा इनसाइड द सर्कल होता है, इनसाइड द ट्राइंगल, मतलब सॉरी ट्राइंगल के अंदर होता है। यानी किसी भी त्रिभुज का केंद्रक ऐसा संभव नहीं है कि त्रिभुज के बाहर स्थित हो। त्रिभुज का केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अब हम बात करते हैं ऊंचाई। जैसे हम यहाँ पर ऊंचाई को ले रहे थे, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि 3 भुजाएं होती हैं तो ऊंचाइयाँ भी 3 होती हैं। ये एडी आपकी बीसी के सापेक्ष ऊंचाई है, ये एसी के सापेक्ष ऊंचाई है, और ये इसके सापेक्ष ऊंचाई है। तीनों अलग अलग ऊंचाइयां हैं। ठीक। तो अलग अलग बिंदु के सापेक्ष हैं, लेकिन तीनों ऊंचाइयां या तीनों जो आपके लंब होते हैं जिस बिंदु पर मिलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। लंब केंद्र का मतलब होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक। अब बात आती है आर्थो सेंटर। केंद्रक और आर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र में अंतर क्या होता है? तो देखिए, केंद्रक जो होता है वो मध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, जहां पर सभी मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। लंब केंद्र जो होता है वो तीनों परपेंडिकुलर्स या लंब का जो कटान बिंदु होता है वो आपका क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। अब जैसे इसमें हमने आपको बताया कि जो केंद्रक जो होता है ये हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लंब केंद्र कहाँ होता है, तो याद रखिएगा लंब केंद्र त्रिभुज में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। कहीं पर भी स्थित होने का मतलब हो सकता है वो त्रिभुज के अंदर हो सकता है वो त्रिभुज के बाहर हो। अब कैसे पता चलेगा कि अंदर होगा कि बाहर? अगर आपका त्रिभुज न्यून कोण है, कैसा त्रिभुज है? न्यून कोणीय त्रिभुज है, तो उसका लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। अगर समकोणीय है, तो याद रखिएगा समकोणीय त्रिभुज जो होता है इसका लंब केंद्र कहाँ होता है? इसका लंब केंद्र उसी बिंदु पर होता है जिस बिंदु पर त्रिभुज 90 अंश का कोण यानी समकोण बना रहा होता है, राइट एंगल बना रहा होता है। अगर जैसे हमने ये ABC एक आपका समकोण लिया और ये समकोण है B पर, तो लंब केंद्र भी यही बिंदु आएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब इसी बिंदु पर होंगी। तो याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है समकोण बनाने वाले शीर्ष पर होता है। समकोण बनाने वाले शीर्ष, है ना, यानी उस वर्टेक्स पर होता है जिस वर्टेक्स पर राइट एंगल बन रहा होता है। ठीक। और अगर अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, तो अधिक कोणीय त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। कहीं पर भी स्थित हो सकता है लेकिन त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस भुजा से लंब डालेंगे इस बिंदु से, जैसे अगर हम कहेंगे ये हमने एक छोटा सा ABC आपका एक अधिक कोणीय त्रिभुज बनाया है, तो अगर हम इस पर लंब डालेंगे तो वो कुछ इस बिंदु पर आकर के मिलेगा। तो ये आपका लंब केंद्र जो होगा वो क्या होगा? त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। कहने का मतलब होता है केंद्रक जो होता है, देखिए अब केंद्रक और लंब केंद्र में अंतर। केंद्रक जो होता है वो मध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, लंब केंद्र लंब का कटान बिंदु होता है, यानी तीनों ऊंचाइयों का कटान बिंदु होता है। केंद्रक कभी भी त्रिभुज के बाहर संभव नहीं है, लेकिन लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर या त्रिभुज पर कहीं पर भी हो सकता है।
समकोण न्यून कोण त्रिभुज होगा, मतलब केंद्र लंब केंद्र जो होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा। अगर समकोण त्रिभुज होगा इसका मतलब केंद्रक उसी बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर समकोण बन रहा होगा। और अगर आपका अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त खींचे जाते हैं। अब परिवृत्त होगा तो परिकेंद्र भी होगा उस वृत्त का केंद्र, और अंतःवृत्त जो होगा उसका अंतःकेंद्र भी होगा। ठीक, तो देखिए अब बात करते हैं कि अंतःकेंद्र और अंतःवृत्त पहले होता क्या है। तो अंतःवृत्त क्या होता है, यानी इन सर्कल। अंतःवृत्त क्या होता है, किसी त्रिभुज के अंदर, है ना, खींचा गया एक ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करते हुए जाता है, टच करते हुए जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, अंतःवृत्त। ये आपका क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त, यानी इन सर्कल, है ना। और अब चूंकि ये वृत्त है तो इस वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा, तो इस वृत्त का जो केंद्र होता है वही केंद्र आपका क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र कहलाता है। उसी प्रकार से आपका ये जो होता है त्रिभुज के बाहर जो होता है वो आपका परिवृत्त होता है। क्या होता है, परिवृत्त, मतलब सरकम सर्कल। अब सरकम सर्कल जो होता है वो आपका एक ऐसा वृत्त होता है, ऐसा सर्कल होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के जाता है। अब अगर चूंकि ये परिवृत्त है तो इसका भी आपका एक क्या होगा, केंद्र होगा, और वही केंद्र आपका क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। अब देखिए परिकेंद्र की बात करते हैं और अंतःवृत्त और परिवृत्त की बात करते हैं। तो देखिए ये जो परिकेंद्र होगा, अब चूंकि ये केंद्र है, एक वृत्त की एक ही त्रिज्या होती है, तो इस वृत्त की ये तीनों क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी। इसका मतलब जो होता है वो परिकेंद्र जो होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, शीर्षों से समान दूरी पर। यानी परिकेंद्र आपका एक ऐसा बिंदु होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। अंतःवृत्त के अंतःकेंद्र की बात करते हैं। अंतःकेंद्र क्या होता है, देखिए तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वही तीनों त्रिज्याएं कहलाएंगी, है ना। तो जो अंतःकेंद्र होता है ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एक ऐसा केंद्र जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है, एक ऐसा केंद्र जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है, उसे क्या कहेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा, अंतःकेंद्र। और अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित केंद्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा परिकेंद्र। अब परिकेंद्र और अंतःकेंद्र कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए परिकेंद्र अंतःकेंद्र जो होता है किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का जो बाइसेक्टर होता है, जैसे इस कोण का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इस कोण का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो जिस बिंदु पर त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का बाइसेक्टर, ठीक, त्रिभुज के अंतःकोणों का बाइसेक्टर जिस बिंदु पर विभाजित होगा वह बिंदु आपका क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र कहलाएगा। यानी वही बिंदु त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। परिकेंद्र में बात करते हैं तो यहाँ पर हम कोणों का अर्धक लेते हैं, कोणों का बाइसेक्टर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर हम लोग साइड बाइसेक्टर लेते हैं, यानी किन्हीं भी दो भुजाओं का बाइसेक्टर, ठीक, किन्हीं भी दो भुजाओं का बाइसेक्टर लीजिए। तो दोनों भुजाओं का बाइसेक्टर जिस बिंदु पर आपका इंटरसेक्ट करेगा, यानी दो भुजाओं के बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या विभाजित करते हैं, वह बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ये अंतःकेंद्र होता है। अब अंतःकेंद्र जो होता है, याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने केंद्रक और लंब केंद्र में पढ़ा है। जैसे केंद्रक कभी भी त्रिभुज के बाहर संभव नहीं है, वैसे ही अंतःकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं, तो आपका उत्तर दो होगा। एक आपका केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होगा और अंतःकेंद्र भी हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। लंब केंद्र और परिकेंद्र ये दो ऐसे केंद्र हैं जो कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। वो त्रिभुज के अंदर हो सकते हैं, त्रिभुज पर हो सकते हैं, या त्रिभुज के बाहर हो सकते हैं। अब तीनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न मतलब क्या होता है, अगर न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना, और अधिक कोण, तीन प्रकार के आपके त्रिभुज होंगे,
है ना। तो तीनों प्रकार के त्रिभुजों में परिकेंद्र कहाँ होगा? देखिए अंतःकेंद्र तो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा, अंतःकेंद्र और केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। न्यून कोण में परिकेंद्र जो होता है ये अंदर स्थित होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु पर स्थित होगा, जैसे इसमें है, ठीक। समकोण त्रिभुज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, कर्ण का मध्य बिंदु। मतलब अगर आपका कोई समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, याद रखिएगा, इस वाले टॉपिक पर आपके प्रश्न कई बार एसएससी में पूछे जा चुके हैं, है ना। कभी आपसे पूछा जा चुका है कि इसका केंद्र कहाँ पर होगा, या कभी कभी आपकी माप दे दी जाती है, उसकी त्रिज्या या व्यास पूछा जाता है, ठीक। तो जैसे अगर मान लीजिए ये आपका त्रिभुज ABC है, आपका एक समकोण त्रिभुज है ना। तो अगर पूछा जाए कि इसका परिकेंद्र कहाँ पर होगा, तो परिकेंद्र आपका इसका कर्ण का मध्य बिंदु होगा। अब अगर कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बिंदु आपका मध्य बिंदु है, तो त्रिज्या तो यही होगी ना, कर्ण की आधी। तो समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होगा, है ना, परिवृत्त, अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो वो कर्ण बटा 2, और अगर व्यास पूछ लिया जाए तो कर्ण की जो माप होगी वही उसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, क्योंकि यही बिंदु आपका क्या होता है? परिकेंद्र होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में आपका परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, और व्यास जो होता है वो कर्ण के बराबर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में जो आपका परिकेंद्र होता है, ये त्रिभुज के परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, जैसे आपका लंब केंद्र होता था, न्यून कोण में अंदर होता था, लेकिन समकोण में वो कहाँ पर होता था? समकोण बनाने वाले बिंदु पर होता था। लंब केंद्र यहाँ होगा, और आपका जो परिकेंद्र होगा वो कहाँ होगा? कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। और अधिक कोण जो होता है वो परिकेंद्र के त्रिभुज के बाहर स्थित करेगा, अधिक कोण त्रिभुज में। तो ये आपके टॉपिक्स होते हैं कुछ बेसिक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, है ना, त्रिभुज के प्रकार, सबकी चीज़ें बेसिक्स। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।